तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हम केदार जी का अपने कवि का जन्मदिन मना रहे हैं इस आयोजन के साथ। अभी अभी आप जानते होंगे कि किसानों की जीत हुई है, अन्नदाताओं की जीत हुई है, और जो भी कृषि कानून थे उनको वापस ले लिया गया है। दूसरा यह, इस देश के एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन है और आज केदार जी का जन्मदिन है। तो इतिहास कहीं न कहीं तीन घटनाओं को एक साथ जोड़ रहा है। और केदार जी के भीतर एक गांव हमेशा से था, और वह किसान चेतना जिसको कहा जाता है, जो शहरीकरण औद्योगिकरण के दबाव में, जिसको कविता से लेके और साहित्य से लगभग मार्जिनलाइज किया जा रहा था, और केदार जी लगातार उससे जूझते भी रहे। वो अपने भीतर के गांव को कभी कभी उससे मुक्त होने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की, और लोग के साथ उनका संपर्क और शहर के साथ संपर्क, महानगर के साथ संपर्क और उनकी पूरी यात्रा, जीवन यात्रा, उसने इतने विविध कविता की प्रयोगशीलता उनमें पैदा की, जो शायद किसी और कवि में उस तरह से खोज पाना बहुत कठिन है। जैसे मैं यही एक बात कहूंगा, आप लोग उसको सोचें कि 1952-54 में शायद उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया था, और 1960 से उन्होंने कविताओं की शुरुआत की थी। और अभी, बिल्कुल अभी, जो उनका पहला कविता संग्रह था, उसे मैंने पढ़ा होगा 1966 या 67 में। मेरी उम्र रही होगी तब बमुश्किल 15-16 साल। और कविताएं ऐसी थी कि वो, उसमें गीत भी था, उसमें आधुनिकता भी थी, उसमें कुछ नए प्रयोग भी थे, और वो दौर था जब शंभुनाथ सिंह और बहुत सारे लोग कुछ नए तरह की कविताएं लिख रहे थे। और अज्ञेय भी तब वह महानगरी उनमें नहीं, वह बाजरे की कलगी वाले कवि माने गए थे केदार जी। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे आलोचक ने, बहुत बड़े आलोचक ने, उन्होंने कहा था कि दोबारा ये लगभग गांव के और बाजरे की कलगी वाले कवियों की गीत है। और फिर केदार जी लगभग 20 वर्ष तक गायब रहे, 1960 से लेकर 1920 तक, 1980 तक। लगभग ऐसा लगा कि वो कहीं विलुप्त हो गए हैं, कहीं चले गए हैं, जैसे हाइबरनेशन में होता है। और वह दौर था लगभग 2 दशकों का, जब केदार जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां लोगों के पास नहीं है। और फिर उनकी उनका उनका कविता आया आलोचना में, मुझे शायद सन ठीक याद नहीं, 76 या 77 रहा हुआ। मैं 1975 में आ गया था जेएनयू। आलोचना में उनकी जो पहली कविता आई, धूप में घोड़े पर बहस, और वो एक तरह का इतना आकस्मिक आघात था उनकी कविता के प्रेमियों के लिए, आघात सुखद, आश्चर्यजनक, कि इतना बड़ा परिवर्तन अभी, बिल्कुल अभी की कविताओं से अचानक, जैसे कोई एक बहुत बड़ी काव्यात्मक छलांग हो, पोएटिक लीप, तो वह आई। अब उन 20 वर्षों को आप देखें तो क्या क्या घटित हो चुका था हमारी कविता और साहित्य के क्षेत्र में। तो बिस्मिक्स आ चुके थे, राजकुमार चौधरी आ चुके थे, विजय जो कविता का दौर था वह गुजर चुका था, 1955-56 का जो असमंजस का दौर था वह भी गुजर चुका था। जो कोल्ड वारियन या शीतकालीन जो 2 खेमे थे, शिविर थे, उनके बीच लगातार एक तरह की पॉलिमिक जारी थी, और केदार जी कहीं नहीं थे। तो कई बार मैं सोचा करता हूँ, मैं पूछा भी करता हूँ कि जो हिंदी साहित्य में कविता की हमने बृहत त्रयी बनाई, जब केदार जी उसमें कहीं थे, या हमने जो बृहत पंचिका अगर माने की है, कहीं कोई है, हो सकती है संभावना, तो क्या केदार जी वहां कहीं है? केदार जी विलक्षण रूप से अकेले अपनी तरह के कवि थे, अपनी परंपरा बनाते हुए। और यह एक अद्भुत बात है। उनकी कविताओं को आप पढ़ें
पहले की भी कविताओं की और बाद की भी कविताओं की। तो उनमें लगातार अपनी जमीन से जुड़ने, लोगों से जुड़ने, आम जनों से जुड़ने, प्रकृति के तमाम सारे रूपों को देखने, और जैसा कहा जाता है कि वो उनके जैसा बिंबों का कोई कवि नहीं हुआ। बिंब विधान पर उनकी किताब भी है, इमेजरीज की पोएट्री। तो यहाँ मैं तो जितना पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि इतनी बिंबात्मकता शायद ही किसी और कवि में है। तो इसीलिए वो कई बार कहते हैं कि शमशेर मेरे करीब है, और एक तरफ कभी लगता है कि वो ब्रेक्सियन है, ब्रेक्स उनके करीब है। तो यह एक ऐसा कवि जो लगातार चुप रहा, जो गांव से आया, शहर से डरता था, महानगर से डरता था। मुझे याद है कि मुझसे 1 साल बाद ये न्यू आए थे, तो मुझसे कहते तो मेरे सीनियर हो, तो घबराए हुए रहते थे। बस पास बनाना, दिल्ली के महानगर के जीवन के साथ सामंजस्य दिखाना, फिर उनके जीवन में घटती हुई बहुत सारी घटनाएं जो दुखद भी थी, तो सबके बीच वो अपनी कविताओं में, और कविता में ही थे वो भाषा के भीतर रहने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो जो दुर्लभ होते हैं। और मेरे साथ उनका ये कि शायद मैं भी कुछ कुछ, ये तो नहीं कहूंगा उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन वह अंतरंगता थी। और वो अंतरंगता मैंने एक बार याद है, जब उनकी पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, संयोग से मैं आया, तो मैंने उनकी तुलना हर्नांडेज के साथ की थी। एक ऐसा कवि जिसको कवि नहीं माना जा रहा था, लेकिन जब कविताएं उसकी आई तो अचानक जैसे बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। पाब्लो नेरूदा रहे हों या ऑक्टेवियो पाज रहे हों, जितने बड़े कवि थे स्पेन के, सबने पाया कि एक अद्भुत कवि जो गांव से आया, जो गडरिया है, जो शेफर्ड, वो हमारे बीच आ गया। तो किरार जी के भीतर वह था, एक ऐसा ऐसा शेफर्ड, एक ऐसा गडरिया जो गेहूं के दाने को देखता है, ट्रैक्टर को देखता है, बैल को देखता है। एक कविता मेरे सामने खुल सकती है, मैं उसको देखना चाहूंगा। तो एक एक मिनट देखूंगा, शायद इसमें इसी संग्रह में है। एक बहुत अद्भुत कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। क्योंकि यह रेशनैलिटी या औद्योगिकरण के साथ जो वैज्ञानिक चेतना जिसको कहते हैं, रेशनलिज्म आया, तर्कवाद आया, और इसके बरक्स, इसके सामने वह रीजनिंग जो 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 कहीं ना कहीं केदार जी को हम सबके बहुत करीब ले आती है। ये कविता है विज्ञान और नींद, द ड्रीम एंड द साइंस। जब ट्रेन में चढ़ता हूं तो विज्ञान को धन्यवाद देता हूं, वैज्ञानिक को भी। जब उतरता हूं वायुयान से तो ढेरों धन्यवाद देता हूं विज्ञान को, और थोड़ा सा ईश्वर को भी। जब बिस्तर पर जाता हूं और रोशनी में नहीं आती नींद, तो बत्ती बुझाता हूं और सो जाता हूं। विज्ञान के अंधेरे में अच्छी नींद आती, और सारी कलात्मकताएं, सारी कलाएं वो नींद में पैदा होती, स्वप्न में पैदा होती, कल्पना में पैदा होती। यह केदार जी यहाँ पर है। एक ऐसी एब्सर्डिटी, एक ऐसा अमूर्तन जो कभी तो कभी बहुत बहुत लगता है। केदार जी बहुत कुछ शमशेर जी की तरह थे। जैसे आप यही देखें, इसमें एक कविता में, और तो कहीं उनका अंतिम संग्रहों में से संग्रह है हाकर। इस शहर में हर आदमी छिपा रहा है अपनी प्रेमिका का नाम, सिवा उस हाकर के जो सड़क पर चिल्ला रहा है वियतनाम वियतनाम। अब ये दो छोर हैं उस पर, एक तरफ उनकी प्रतिबद्धता और दूसरी तरफ उनका अपना स्वप्न, अपनी नींद। तो बहुत जागृत कवि थे। और जेएनयू में आने के बाद मैंने पाया उन्हें जो परिवर्तन वही है कि शायद वो जो भाषा विभाग था, ICL, सेंटर इंडियन लैंग्वेज, CIL, तो उसमें उर्दू खुल चुका था, उर्दू विभाग आ चुका था। और वहां से उनकी निकटता हुई, कुछ बहुत उनके मित्र थे
असलम परवेज थे, किदवई थे, मोहम्मद हसन थे, और फिर गालिब, मीर, दाग के साथ, और फिर पर्शियन फारसी साहित्य के साथ जो उनका एक नया उनकी विनिर्मिति थी सिराज जी। तो वह एक दूसरा दौर था, और उनकी उनकी आधुनिकता जो बनी है, आप यह सोचें कि पहले भी आधुनिक थे जब वो बिल्कुल अभी लिख रहे थे, सबसे अलग थी उनकी कविताएं। उस समय लोग गीत लिख रहे थे, नवगीत लिखे जा रहे थे, उत्तर छायावादी संस्कार थे, और संस्कारों से मुक्त होने की चेष्टा भी थी। फिर 56-60 का दौर था, उसके बाद का दौर जिसको आप नेहरू का युग या नेहरू से मुक्त मोहभंग का युग कहते हैं, तो वो दौर भी गुजर चुका था, और ये केदार जी का नया अवतार। और मुझे खुशी है और गर्व भी है कि उनके जो दो दो पहले संग्रह बिल्कुल अभी के बाद आए, जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहते हुए, वह थी जमीन पक रही है और यहाँ से देखो। तो उन्होंने पांडुलिपि सौंपी कि इसको इसको इसका कवर बनवाना है। कविताएं पढ़ते थे हम लोग, और केदार जी की कविताएं सुनना, जिस तरह से वो सुनाते थे, मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही ऐसा पाठ, वो बहुत व्यक्तिगत उनका अपना ढंग था, उनका तरीका था। तो उन्होंने कहा कि इसके कवर बनवाने, आवरण बनवाने। अब आवरण के लिए चुना गया कि सुरेंद्र राजन बनाएंगे। तो दोनों के आवरण के लिए जो कशमकश हुई, और वो आवरण भी अद्भुत है। अब पता नहीं कि नए प्रकाशकों ने उन आवरणों को बचा के रखा है कि नहीं रखा है, मेरे ख्याल से नहीं रखा है, लेकिन बहुत मेहनत की गई। केदार जी अपनी कविताओं पर मेहनत बहुत करते थे, और बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से वो दोनों पुस्तकें आई, और बहुत भरपूर स्वागत हुआ केदार जी का। बल्कि कहा यह जाता है कि अजात शत्रु थे, कोई उनका शत्रु हो ही नहीं सकता। इतने शायद किससे जरूर गढ़े जा सकते हैं, वो तो हिंदी का स्वभाव है कि वो कहते हैं एक रस है जिसका वो पान बहुत किया करता है, उसमें हम सभी शिकार होते हैं। केदार जी भी होते थे, लेकिन वो अंत तक दो भाषाओं के बीच, दो दुनियाओं के बीच, महानगर और गांव के बीच वो बार बार लौट लौट के पडरौना जाते थे, चकिया जाते थे। और उनके पाठक भी आप पाएंगे किसी एक राजनीतिक संगठन या दल के नहीं थे, या सिर्फ शहर के नहीं थे, या सिर्फ गांव के नहीं थे। एक विलक्षण पाठक वर्ग था उनका। मुझे याद है कि जब मैं रोहिणी में रहा करता था, तो एक वहां मिश्र जी थे, मिश्रा जी। वो चकिया के पास ही कोई गांव था, मिश्र की मटिया या क्या नाम था। तो एक दिन उनको पता चला कि केदार जी आने वाले हैं, तो सुबह से बैठे हुए थे उनकी प्रतीक्षा में। और जहां मैं गया था, अमरकंटक विश्वविद्यालय 2012 में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, वहां तो भरपूर उनके पाठक। तो उनके पाठक देश के कोने कोने में फैले हुए थे, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और जो हिंदी भाषी जनपदीय क्षेत्र है, जो पूरी तरह से शहरीकृत नहीं हुआ, जो सिर्फ दफ्तर जाना और आना, इसी के बीच में जिसका अनुभव संसार सिमट करने रह गया है। केदार जी की जो विविधता थी, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, आप कहे तो मैं सिर्फ उनकी कविताएं पढ़ता रहूं और यह समय ऐसा गुजर जाएगा कि लगेगा कि उनकी संपृक्ति कहाँ। एक तरफ अवेयरनेस, एक तरफ ऐसी चेतना जो उन्हें इराक की युद्ध से जोड़ती है, जहां एक शिशु की आंख, डरी हुई आंख उन्हें उनको सोने नहीं देती, जहां वो टेलीविजन को देखने से घबराते हैं, मना करते हैं कि मत देखो। और दूसरी तरफ उनका लौटना बार बार गाँव की ओर, खेतों की ओर, जमीन जहां पक रही है उनकी ओर। तो इन सब के बीच केदार जी थे। और वो मुझे याद है कि एक बार हम लोग हॉलैंड गए थे, जो इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल होता है उसमें, और उनकी एक कविता बहुत अधिक पसंद की गई थी, वह यह कि सड़क को पार करने से गांव का आदमी बहुत डरता है, जब तक कोई उसका हाथ न पकड़ लिया, जब तक उसको कोई सहारा न दे। तो केदार जी ठिठके हुए थे महानगर की चकाचौंध को, उसकी उसकी सारी यांत्रिकता को। कहीं ना कहीं उनके भीतर एक ऐसा डरा हुआ बच्चा था जो उन्हें कवि बनाता था, कुतूहल से भरा हुआ, भय से भरा हुआ, संकोच से भरा हुआ।
उनके अंदर आक्रामकता नहीं थी जिसको हम आज देखें, जो एरोगेंस सिविलाइजेशन में पैदा हुए हैं। और ये हर कोई जानता है, जो विक्षिप्तता पैदा हुई, जो उन्माद पैदा हुई। अगर कहा जाए कि कौन ऐसा कविता है जिसके भीतर वह उन्माद नहीं था, तो केदार जी पहले हों। एक 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 कविता उनकी सुनिए। छोटी कविता है, ऊंचाई। शायद महत्वाकांक्षाओं और एम्बिशंस को लेकर के उनकी एक अद्भुत कविता है ऊंचाई। मैं वहां पहुंचा और डर गया। मेरे शहर के लोगों, यह कितना भयानक है कि शहर की सारी सीढ़ियां मिलकर जिस महान ऊंचाई तक जाती हैं, वहां कोई नहीं रहता। तो एक 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 ढंग यह भी है केदार जी की कविताओं को देखने का। और दूसरा ये, हमें सोचना पड़ेगा मुझे कि मैं और आगे क्या बोलूं। तो दूसरा यह कि उसके बाद, बिल्कुल अभी के बाद की कविताएं, तो एक दौर था जब केदार जी लगभग बहुत ही बेलौस, बहुत ही मुखर बिंबात्मकता के साथ राजनीतिक अर्थों आशयों की कविताएं लिखा करते। और वो वो लोकप्रिय भी होती थी, उनके बैनर्स भी बनाए जा सकते थे। बल्कि यह भी कहा जाता है कि पास की जो प्रसिद्ध कविता है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, वह भी केदार जी की कविता है। तो एकता थी हम सब में। वह एक ऐसा दौर था, लोकतंत्र था, वामपंथ और दक्षिण पंथ का ऐसी मुठभेड़ कभी नहीं, फिर नहीं होगी। क्योंकि हम लोग यह मानकर चलते हैं कि सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं सारी चीजों को रिजॉल्व करती हैं और नए सिरे से रचनाएं अपनी जगह बनाती हैं, तो बनेगी। एक कविता और सुनो। जब ये कहा गया कि जब ये उत्तर आधुनिकता आई 1989-90 के बाद, तो इसको उत्तर आधुनिकों ने कहा कि यह, और यह है भी, सच भी है, टेक्नोलॉजी बदली, पूंजी का चरित्र बदला, तो कहा गया है कि स्पीच सेंट्रिक समय आ गया, यानी भाषा पर केंद्रित, वाक केंद्रित दौर आ गया, सभ्यता आ गई। और सबसे ज्यादा उत्पादन जो होगा वो भाषा का होगा। और सूचना, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एज भी कहा गया, ये सबसे महंगा और सबसे जरूरी डेटा होगा। तो पत्रकार होना, या आजकल जैसा आप देखते हैं टीवी में एंकर होना, या एप्स आ गए हैं, ये शक्ति देता है, एम्पावर करता है। केदार भी कहीं ना कहीं इस मामले में सत्ताहीन थे। उनका एक मैंने ये कविता निकाली इसीलिए है कि इससे समझ में आ सकता है कि वो क्या है। इंटरव्यू। भूला नहीं हूं कि ब्रह्मांड नामक अखबार का संवाददाता हूं। मुझे लेना है एक इंटरव्यू, किसके पास जाऊं, कौन मिलेगा, सारी आवाजें गूंज रही हैं वायुमंडल में। क्या बुद्ध को खोजूं, शुरू करूं हिटलर से, कौन कहां मिलेगा। कलम नहीं जानती कुछ भी, पर मैं यह जानता हूं कि देर हो चुकी है। जानता हूं कि ले भी लूं गांधी के बारे में मार्क्स का इंटरव्यू, होगा क्या। यहाँ सारे अखबार बंद हो चुके हैं, किताबों का छपना बंद हो चुका है, टाइप बिखेर दिए गए हैं हवा में, और एक जरदगो कंपोजिटर बैठा है प्रेस में, और प्रेस का कहीं पता नहीं। क्या करे संवाददाता, आखिर खबर तो भेजनी ही होगी, किसको भेजूं, कहाँ भेजूं। अब ब्रह्मांड का जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर ऑफ कॉस्मोस, वो अपनी सूचना किसे भेजे। क्या उस सूचना को लेने वाला कोई है।
तो कहा जाता है ऐसा, मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रतिभाशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण युवा आलोचकों ने बाद में कहा कि भाषा इतनी अधिक उत्पादित होगी और हो रही है, उसका उत्पादन इतना ज्यादा है, इस भाषा में जिसकी जितनी साझेदारी होगी, जितनी शेयरिंग होगी, समाज में उसी के आधार पर उसका स्टेटस बनेगा। तो आप देखते होंगे वो राजनीतिक नेता या टीवी एंकर या चैटर या कमेंटेटर या पूरा का पूरा ग्लैमर बॉलीवुड की दुनिया, ये पॉप कल्चर, वहाँ इतना ज्यादा बोला जा रहा है, आप खोलिए, आप चारों तरफ आवाजें ही आवाजें, और उसमें खामोशी, उसमें चुप होना, कवि का कितनी शेयरिंग है। आज तो कवि सोचे कि वह बहुत बड़ा हिस्सेदार बन जाएगा भाषा का, जो भाषा चारों तरफ बोली जा रही है, तो वह समय बीत चुका है। लेकिन कहते हैं ना, मौन मौन बहुत शक्तिशाली होता है, और मौन की भी एक भाषा होती है, साइलेंस बहुत लाउड होता है, मौन बहुत जोरों से सुनाई देता है। केदार जी बहुत चुप रहने वाले कवि भी थे, उनको बहुत बोलते हुए कहीं चले गए। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कभी भी एंकरिंग नहीं कर सकते थे। मुझसे कहा जाए कि आप किसी टेलीविजन में एंकरिंग करिए, नहीं कर पाते। आप लोगों को शायद बहुतों को पता होगा, शायद शाहिद जी को पता हो, जो उससे बहुत पहले की बात होगी, वो छोटे रहे होंगे, कि जब दिनमान का की अवधारणा बनी, वात्स्यायन जी ने बनाई, अजय जी ने, तो केदार जी पहले आमंत्रित पत्रकार हो गए होते अगर वो दिनमान में आ जाते। लेकिन उनका वही संकोच और वही भय उन्हें दिनमान में लेकर, दिनमान में उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। लेकिन अजय जी से जुड़े रहे और उनके प्रति आदर उनका लगातार रहा। और यह भी नहीं, जो अजात शत्रु कहा गया तो यही था कि वो दो ध्रुवों में के बीच में कहीं थे, वो विदुर की तरह, ये वो नो मैंस लैंड की तरह थे। और कविता का अगर कोई नो मैंस लैंड बनता है, कोई शांत क्षेत्र बनता है, तो आप जाइए केदार जी की कविताओं के पास, वहां वहां आपको दोनों तीनों हर तरह की आवाजें सुनाई देंगी। और वहां सुनाई देगी एक ऐसी आवाज जो एक 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 गांव के, जिसको शायद गांधी अंतिम आदमी कहते थे, ये उसकी आवाज। गांधी के प्रति उनका लगाव, गांव के प्रति उनका लगाव, खेतों के प्रति उनका लगाव, वो उन्हें सबसे अलग करता है। और यही मुझे कहना है। और बहुत सी कविताएं, एक कविता उनकी है कालजयी। कालजयी बड़ा लोकप्रिय शब्द है, खूब इस्तेमाल होता है, हर कोई कालजयी कविताएं कहानियां लिखा है। तो ये कालजयी कविता केदार जी की क्या है? कहना चाहता था बहुत पहले, पर अब जबकि कलम मेरे हाथ में है, कह दूं कि जो लिख कर फाड़ दी जाती है, कालजयी होती हैं वही कविताएं। ऐसी कितनी कालजयी कविताएं बहुत कवियों ने फाड़ी होंगी, और केदार जी ने, जो सचमुच कालजयी होती है। समय का दबाव, समय की को इग्नोर करना, अपने समय के आतंक को, अपने समय की पक्षधरताओं को, अपने समय के अन्याय को, इन सबसे निरपेक्ष निष्क्रिय रहना, यह भी केदार जी में था। बहुत सारे हमारी हिंदी भाषा के कवियों में थे, लेकिन उनको किसी रिजिमेंटेशन में, किसी किसी उसमें बांधना। रोशन के बारे में कहा जाता है, उनकी जो प्रसिद्ध कविता है, प्रगतिशील कवियों की लिस्ट निकली है, देखा उसमें त्रिलोचन का नाम नहीं। तो ये सब उठाने गिराने की जितनी सारी या सारे खेल चलते रहते हैं, क्योंकि है तो व्यवस्था ही, एस्टेब्लिशमेंट ही है, और तंत्र वही है, होता है जो राजनीतिक तंत्र होता है, आर्थिक तंत्र होता है, इसी के भीतर कहीं ना कहीं एलीट पावर, आप जानते ही होंगे। तो उससे बीच में, उसमें रहते हुए केदार जी जैसी निष्क्रियता, वह जो बहुत कवियों में थी, केदार जी ने अपनी तरह से की, वह भी उन्हें एक बहुत बड़ा कवि बनाती है, एक बहुत बड़ा कवि बनाती है। और यह जो मैं कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये फुटनोट भी नहीं है केदार जी की कविताओं के बारे में। और मेरी जो उनकी स्मृतियां हैं, उनके बारे में कितनी हजारों
सैकड़ों शामें गुजरी हैं और बातें होती रही हैं, मेरे जीवन के बारे में बातें होती रही हैं, उनके अपने जीवन के बारे में बातें होती रही हैं। तो वह अंतरंगता उनकी किसी भी मित्र से जुड़ने पर हो जाती थी। इतने उनके मित्र थे, गांव में उनके दोस्त, कुम्हार थे, अन्य तरह के लोग थे। उन्होंने कभी भेद नहीं किया कि कौन क्या है, किस राजनीतिक दल का है, किस समुदाय का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। उन सबसे परे केदार जी थे, और हम शायद हम भी हैं, हम सभी हैं जिनकी कविताओं के करीब है। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे लगता है समय भी हो रहा है, वह यह कि उनके प्रति जो मेरी कृतज्ञता है, केदार जी के प्रति, एक तो उनके जाने में, उनके चले जाने में, अनुपस्थित हो जाने में कितनी बड़ी रिक्तता या शून्य पैदा किया है हिंदी कविता में या विश्व कविता में, यह तो मुझे ठीक ठीक नहीं कह सकता मैं, लेकिन मेरे जीवन में एक शून्य जरूर पैदा हुआ। और याद है मुझे, एक बार हम लोग जा रहे थे जिम, तब उन्होंने चीना बाबा की कहानी सुना। उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं तुम इसे लिखो, और सुनाते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहा तुम खुद चीना बाबा हो। तो मुझे लगा हम सब पेड़ पे रहने वाले लोग हैं, हमें पेड़ से उतरते ही लगता है कि चारों तरफ युद्ध है, हिंसा है, हमें पेड़ पे रहना चाहिए। वो कहानी कहानी क्या थी, उसमें आधी सच्चाई थी, आधी किंवदंती थी। कुछ केदार जी का जैसा तरीका था, वो तरीका भी था, वो जान भी था, और वो बैठ गई कहीं भीतर वो कहानी। फिर मैं कुशीनगर भी गया और इंतजार करते हैं कब आएगी कब आएगी। मुझे कहीं से एडवांस भी मिला, बड़े प्रकाशक से, अंग्रेजी में भी आने की, हिंदी में भी आने की। और आज इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक वाक्य तक उस कहानी उसका नहीं लिख पाया। तो मेरी ऋणमुक्ति तभी होगी केदार जी के प्रति जब मैं चीना बाबा लिखूंगा। और इसी के साथ मैं आप सबसे, मैंने पहले भी कहा था मुझे बोलना नहीं आता, मैं तैयार भी नहीं था, तो क्षमा करेंगे। और केदार जी के इस स्मृति को हम लोग बार बार मनाएं। वो सचमुच कालजयी थे, वो हमेशा रहेंगे। उनके चले जाने से कुछ नहीं होता। हालांकि केदार जी भी सोचता ही है कि जाना एक सौखा क्रिया तो नहीं है, वो कहीं नहीं गए हैं, वो यही। धन्यवाद।